दोस्तों, मैं आपका साथी पद्मेश तेलंग। आज हम कूलाम के नियम की बात करेंगे। कूलाम का नियम किस पे लागू होता है? मान लीजिए निर्वात है और उस निर्वात के अंदर हमने विरामावस्था में दो बिंदुवत विद्युत आवेश रखे हैं। आप फर्क समझना, चूंकि हम स्थिर विद्युत की बात कर रहे हैं इसलिए एक तो हम बिंदु आवेश लेंगे, बड़े बड़े आवेश नहीं लेंगे, और निर्वात में लग के उसको दोनों आवेश को विरामावस्था में रख देंगे क्योंकि स्थिर विद्युत की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, हमने आपको बताया कि दो आवेशों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल होता है। यदि दोनों समान आवेश हैं तो प्रतिकर्षण हो जाएगा, विपरीत आवेश है तो प्रतिकर्षण हो जाएगा। तो उन दोनों आवेशों के बीच में बल होता है। उस बल को मात्रा कैसे निकलती है वो कूलाम के नियम से पता पड़ता है। कूलाम ने कहा कि ऐसे दोनों विद्युत आवेशों के बीच का बल F अनुपाती होगा, समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर के। R क्या है? R है दोनों बलों के बीच में, दोनों आवेशों के बीच में जो दूरी है उसको हम R कहते हैं, मान लीजिए। तो फॉर्मूला क्या बना? F इज प्रोपोर्शन टू Q1 की मात्रा परिमाण इंटू Q2 का परिमाण बटे व्युत्क्रमानुपाती। ऊपर Q1 Q2 तो अनुक्रमानुपाती हैं और व्युत्क्रमानुपाती किसके हैं? दोनों आवेशों के बीच की दूरी R के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब अगर प्रोपोर्शन का हम चिन्ह हटाएं तो F बराबर K कांस्टेंट है, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इसका मतलब हुआ के F बराबर, इस K को हम लिखते हैं फॉर्मूला K Q1 Q2 R स्क्वायर और R। ये देखिए मैंने सदिश के रूप में लिखा है, ये तो मैंने मात्रा में लिखा, लेकिन बल जो है, बल हमेशा सदिश राशि होती है। सदिश राशि होती है इसका मतलब उसका कोई ना कोई दिशा होता है ना। तो दिशा बताने के लिए मैंने इसको ऊपर तीर लगाया K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और दिशा बताने के लिए मैंने ये R डॉट है ना, ये R क्या कहते हैं, इसको टिप लगा दी ऊपर। इसका क्या मतलब है कि ये इकाई सदिश है। इकाई सदिश मतलब R की दिशा में इकाई मात्रा वाला इस दिशा का इकाई सदिश है। इसको हमें दिशा बताने के लिए मैंने ये लिख दिया। तो F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, R इकाई सदिश। अच्छा, इस बल की दिशा कौन सी होगी? इस बल की दिशा होगी दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। क्या मतलब इसका अर्थ? Q1 जहाँ रखा है और Q2 जहाँ रखा है, उनको दोनों के बीच में एक सरल रेखा खींचो तो वो दूरी हुई R। तो ये जो बल लग रहा है ना, बल भी उस दूरी R के अनुदिश होगी, उसके सहारे होगी। ठीक है, अगर दोनों आवेश अपोजिट हैं तो दोनों की जो दिशा है वो एक दूसरे की ओर होगी। यदि दोनों आवेश एक ही हैं, प्लस प्लस हैं, तो प्रतिकर्षण बल होगा, तो दोनों आवेशों को जोड़कर बाहर की तरफ उस लेके जाएगी रेखा के अनुदिश, बल की दिशा हो जाएगी। अच्छा, ये जो K लिखा ना हमने कांस्टेंट, ये K की कीमत होती है 9 × 10⁹ अगर बल F को हमने न्यूटन में लिखा है, R जो डिस्टेंस है दोनों आवेश के बीच में उसको मीटर में लिखा है, और Q जो उसका आवेश की मात्रा है उसको हमने कूलम में लिखा है। तो K की कीमत फिक्स होती है 9 × 10⁹ और K बराबर 1 कब होगा? अगर F और R जो हैं वो तो CGS सिस्टम में हो इकाइयों के, और Q जो है EAC सिस्टम में हो, तो K बराबर 1 हो जाता है। अच्छा, ये F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर बाई R स्क्वायर बटे R स्क्वायर, और दिशा इसकी R यूनिट इकाई। इसको इसकी कीमत कितनी होती? K इक्वल टू निर्वात के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको ये जो चिन्ह है ना, इसको कुछ लोग E भी बोल देते हैं, कुछ लोग एप्सिलॉन भी बोल देते हैं। इसकी कीमत होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 को कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। 0 लगाते ही ये तय हो गया कि हम माध्यम निर्वात की बात कर रहे हैं, कोई दूसरा माध्यम नहीं है। इसको कहते हैं विद्युतशीलता, अंग्रेजी में कहते हैं परमिटिविटी। तो याद रखिए F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहाँ K की कीमत है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अच्छा, अगर मैंने मान लीजिए इसमें माध्यम निर्वात नहीं रखा होता और मैंने इसमें कोई ऐसा माध्यम रख देता जिसकी विद्युतशीलता E होती, तो मेरा ये फॉर्मूला क्या हो जाता?
Q1 बटे Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलन आर स्क्वायर। निर्वात में 4 पाई एप्सिलन 0 होती और इसमें होती। अच्छा, एप्सिलन 0, इसमें एक चीज और है, एप्सिलन आर कहते हैं माध्यम की अपेक्षित विद्युतशीलता, पराविद्युतांक। आर मतलब रिलेटिव, है ना, माध्यम की जो भी माध्यम है उसकी अपेक्षित विद्युतशीलता। और एप्सिलन 0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो आर क्या हुई, एप्सिलन बराबर एप्सिलन 0 डॉट एप्सिलन आर, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। देखिए इसका मैं फिर फर्क समझाऊं। दो प्रकार की विद्युतशीलता होती है, एक तो होती है माध्यम की आपेक्षित विद्युतशीलता। आपेक्षित का मतलब यह है कि जब हम उसकी तुलना निर्वात की विद्युतशीलता से करें, और एक होती है निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलन 0, और एक होती है माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, मतलब निरपेक्ष, एब्सोल्यूट, बिल्कुल किसी से कोई डिपेंडेंट नहीं। तो तीन हो गई। माध्यम में आर लगाया तो अपेक्षित विद्युतशीलता हो गई, कुछ नहीं लगाया तो वो माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता होगी। और वो विद्युतशीलता कितनी बराबर होती है, निर्वात की विद्युतशीलता E0 इंटू एप्सिलन 0 इंटू इस एप्सिलन आर से, और एप्सिलन 0 तो निर्वात की विद्युतशीलता है। आप मोटे तौर पर इतना याद रख लो कि जब किसी गैस या द्रव में Q1 और Q2 कोई माध्यम में रखें तो फॉर्मूला क्या हो गया, F बराबर Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलन लिखेंगे, और एप्सिलन का मतलब होगा एप्सिलन 0 इंटू एप्सिलन आर, एप्सिलन 0 इंटू एप्सिलन आर। इसको खाली एप्सिलन कहते हैं, कुछ ये आर भी मत लगाओ, कुछ 0 नहीं लगाओ, लेकिन वो नहीं लिख के मैंने सीधा एप्सिलन 0 इंटू एप्सिलन आर लिखा है, ठीक है। और यही चीज़ समझाने के लिए मैं लिखा है Q1 Q2 बराबर बटे 4 पाई एप्सिलन आर स्क्वायर। इसका मतलब एप्सिलन की जगह मैंने क्या लिखा है, एप्सिलन 0 इंटू एप्सिलन आर, या मैं खाली एप्सिलन लिख दूँ, कोई चिन्ह नहीं लिखूँ, कोई चिन्ह लिखूँ नहीं लिखूँ तो इसका मतलब माध्यम है, ठीक है। तो ये कूलाम का नियम है, इसकी दो सीमाएं। एक तो ये कि ये कूलाम का नियम सिर्फ निर्वात और बिंदुवत स्थिर आवेशों पर लागू होता है। देखिए एक तो निर्वात हो, माध्यम नहीं हो, कि माध्यम होने से क्या होता है, ये फोर्स जो है ना, ये फोर्स की मात्रा कम ज़्यादा हो जाती है। माध्यम बीच में होगा तो माध्यम भी अपना डिस्टर्बेंस करेगा, इसलिए आदर्श रूप में ये कूलाम का नियम लागू होता है निर्वात में, और आवेश बड़े बड़े नहीं होने चाहिए, बिंदुवत होने चाहिए और स्थिर आवेश होने चाहिए, ठीक है। और सेकंड ये, यदि Q1 और Q2 के बीच में परावैद्युत माध्यम है तो आवेश थोड़ा सा विस्थापित हो जाता है, यानी तब नियम लागू नहीं होता है, वैद्युत ध्रुवण हो जाता है। ध्रुवण हम बाद में बताएंगे कि दो प्रकार के चार्ज मिलके एक ध्रुवण बना लेते हैं। तो ये सारी चीज़ आपकी कूलाम लॉ की है।